मैंने गुस्से में अपने पति से पूछा कि मुझे बताओ कि तुम मेरी बेटियों को कहाँ छोड़ कर आए हो। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बाप तो बेटियों के रक्षक होते हैं, उनके रखवाले होते हैं। तुम अपने हाथों से ही पैसों के खातिर अपनी बेटियों को बेच आए हो। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा पति मेरी बेटियों को ही बेच देगा। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि उसने मेरी बेटियों को किसे और कहाँ बेचा है। हमारा शहर इतना बड़ा था कि मैं चाहकर भी अपनी बेटियों को मिल नहीं सकती थी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में तड़प रहा था। मेरी ममता उनको सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरी तो कुल दुनिया ही मेरी बेटियां थी। बेटा ना होने की वजह से मेरे पति को मेरी बेटियों से बहुत चिढ़ थी। अभी मैंने एक ही रोटी तवे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक भिखारन आई। मैंने जल्दी से 2 रोटियां ली और कटोरी में सब्जी डाला और भिखारिन को देने के लिए दरवाजे पर गई। यह भिखारिन अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी इसे खाली हाथ नहीं लौटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े हों, फिर भी मैं कुछ ना कुछ उसे ज़रूर देती थी। जब मैंने उसे रोटी दी तो वो रोटी अपने साथ बच्चे को भी खिलाई और खुद भी खाई और दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मेरी बच्चियों से मुझे मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाएंगी। 3 दिन बाद वो भिखारन फिर से मांगने आई। मैं उसे खाना देने के लिए गई तो वो मुझसे बोली, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं? नज़र क्यों नहीं आती? पहले तो वही मुझे खाना दिया करती थी। उनके पूछने पर मैं रोने लगी और बोली, मैं तो खुद भी नहीं जानती कि मेरी बेटियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो जो बात उस भिखारन ने मुझसे कही उसे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो? मुझे पता है तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं। मैंने उसका हाथ थामा और बोली, मुझे जल्दी बताओ कि मेरी बेटियां कहाँ हैं। तो भिखारन बोली, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी बेटियां यहाँ से कैसे गईं। तो मैंने उसे बताया कि उसका बाप ही अपनी बेटियों को बोझ समझता था, खुद कुछ कमाता नहीं था, इसीलिए उसने मेरी बेटियों को ही पैसे के लालच में बेच दिया। वह भिखारन बोली, तुम्हारी बेटियां पास वाले गांव के मुखिया की हवेली में है। वो मुखिया जो कि पहले बहुत जालिम था, उसने बहुत से लोगों की ज़मीन हड़प ली थी। पता नहीं फिर भगवान का क्या कारनामा हुआ कि उसकी बीबी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह कोमा में चली गई। उसके बाद मुखिया एक रहमदिल इंसान बन गया। मैं दिन रात यही सोचकर परेशान रहती थी कि पता नहीं मेरी बेटियों के साथ वहाँ क्या सुलूक होता होगा, वह किस हाल में होंगी। वह भिखारन सब कुछ बताने के बाद वहाँ से चली गई और मैं ये सोचने लगी कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ, क्योंकि अगर मैं अपने पति को वहाँ जाने के बारे में बताती तो वो मुझे कभी भी जाने नहीं देता। रात को जब मेरा पति घर आया तो मैंने उससे कुछ दिन मायके में रहने की गुजारिश की तो वो मान गया। उसने किराए के लिए मुझे कुछ पैसे भी दिए। मैंने जल्दी से कुछ कपड़े साथ लिए और घर से निकल गई। पूछती पूछती मैं उस गांव में पहुंची। मुझे मुखिया की हवेली का पता नहीं था। मैं हवेली के गेट के सामने खड़ी हवेली को बहुत हैरत से देख रही थी, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। गेट पर 2 बड़े बड़े मूंछों और बड़े बड़े बालों वाले गार्ड खड़े थे। उसमें से एक मेरे करीब आकर बोला, हाँ बहन, क्या चाहिए? खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? किससे मिलना है? गार्ड का इतना ही पूछना था कि मेरे तो पसीने छूट गए। मैं काँप रही थी। मैं काँपती हुई आवाज़ में बोली, भाई मुझे मुखिया से मिलना है। वो बोला, क्यों मिलना चाहती हो? क्या काम है? मैं बोली, मुझे काम की ज़रूरत है। मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। वो गार्ड बोला, मैं मुखिया जी से इजाज़त लेकर आता हूँ, उसके बाद ही तुम अंदर जा सकती हो। मैं वहीं बैठ गई और गार्ड के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर के बाद गार्ड वापस आया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने अपनी कपड़ों वाली गठरी उठाई और अंदर की तरफ चल पड़ी। अंदर जाने से पहले मैंने बड़ा सा घूंघट निकाल लिया, जिससे मेरी बेटियां मुझे पहचान न सके और मैं देखूं कि मेरी बेटियां किस हाल में हैं। अंदर जब दाखिल हुई तो डर के मारे मेरा बुरा हाल था। सामने ही मुखिया जी सोफे पर
पैर पे पैर रख के बैठा हुआ था। मैंने जाते ही नमस्ते किया। नमस्ते के बाद मुखिया बोला, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं बोली, साहब मुझे काम की ज़रूरत है। तो वो पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो। मैं बोली, मैं पास के गांव से आई हूँ, बहुत ही गरीब और असहाय औरत हूँ। मुझे पता चला कि आपके यहाँ मुझे काम मिल जाएगा। मुखिया ने कहा, ठीक है, तुम हवेली की साफ सफाई का काम कर सकती हो। उसके बाद मुखिया ने अपनी नौकरानी राखी को आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि आज से साफ सफाई का काम यह करेगी। मैंने मुखिया जी को कहा, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। नौकरानी राखी उस हवेली की बहुत पुरानी नौकरानी थी। वह मुझे अपने साथ अंदर ले गई और सारा काम समझा दिया। अगले दिन मैं हवेली की सफाई करने लगी। सारे कमरों की सफाई करने के बाद मैं ऊपर के एक सबसे कोने वाले कमरे में जाने लगी तो नौकरानी राखी ने मुझे मना करते हुए कहा, उस कमरे के आसपास भी मत जाना, तुम नीचे के सारे कमरों की सफाई कर लो। मैंने कहा, नीचे मैं सफाई कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि ऊपर उस कमरे की भी सफाई कर दूँ। राखी ने कहा, ऊपर उस कमरे के आसपास जाने की सोचना भी मत, वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? वह बोली, तुम अभी नई नई आई हो ना, धीरे धीरे तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उस कमरे के पास जाने की गलती मत करना। नौकरानी राखी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो मुझे वहां जाने से रोका जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरी बेटियों के साथ उस कमरे में कुछ गलत तो नहीं होता। मेरी नज़रें बार बार अपनी बेटियों को ही ढूंढ रही थी। शाम का खाना लग चुका था। मैंने घूंघट वैसा ही निकाला हुआ था। कुछ देर बाद मुझे मेरी बेटियों की आवाज़ सुनाई दी, जिन्होंने खाने की टेबल पर आते ही मुखिया जी को नमस्ते किया और खामोशी से घर के सभी लोग खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद बारी बारी सब उठकर जाने लगे तो घूंघट होने की वजह से मुझे अपनी बेटियों के पाँव नजर आए। जब उनके पाँव पर नजर पड़ी तो मेरी ममता तड़प उठी। मैं चाहकर भी उससे ना मिल सकती थी। उनके पाँव की यह हालत कैसे हुई? वैसे तो मुखिया बहुत नेक दिल इंसान बनता फिरता है। मुझे लगता है कि उसकी नेक दिली बस दिखावे की है। असल में तो वो वही जालिम मुखिया है जो कि पहले कभी हुआ करता था। काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने क्वार्टर में गई तो मैंने राखी से कहा कि तुमसे एक बात पूछूं। वह बोली, पूछो। मैं बोली, वह लड़कियां कौन हैं जो खाने की टेबल पर बैठी थी? तो राखी बोली, वह मुखिया जी की बेटियां हैं। मैंने कहा, अगर वो उनकी बेटियां हैं तो उनके पैरों की हालत इस तरह से क्यों है? यह सुनकर राखी कुछ भी नहीं बोली और वो वहाँ से चली गई। मैं पूरी रात रो रो कर गुजारी। अगले सुबह जब मैं हवेली पहुँची तो मैंने देखा कि मेरी दोनों बेटियाँ हॉल में बैठी एक दूसरे से बातें करते हुए हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ बहुत खुश हैं। तभी मुखिया आया और कहने लगा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। मुखिया की बात सुनकर मेरी दोनों बेटियां सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर उसी कमरे में गई जिस कमरे में जाने के लिए मुझे मना किया गया था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं उस कमरे में जाऊंगी और सच का पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर उस कमरे में होता क्या है। अब मैं हमेशा इसी मौके की तलाश में रहती कि मैं कैसे ऊपर उस कमरे में जाऊं, और एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। सबकी नज़रों से बचते हुए मैं उस कमरे में जा पहुंची। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। एक पल के लिए मैं सन्न सी खड़ी रह गई। तभी पीछे से मुझे मुखिया की आवाज़ आई। मुखिया बहुत गुस्से में मुझसे बोला, क्यों तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है? मैंने घबरा कर कहा, जी बताया था, मैंने सब कमरों की सफाई कर दी तो मैंने सोचा कि इस कमरे की भी सफाई कर दूं। मुखिया मुझे उंगली दिखाते हुए बोला, खबरदार, आज के बाद इस कमरे के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। मैं रोते हुए वहाँ से चली गई। राखी जो यह सब सुन रही थी मुझसे बोली, मैंने तुम्हें मना किया था ना उस कमरे में मत जाना, फिर भी तुम उस कमरे में क्यों गई? उस कमरे में जाने वाले को मुखिया काम से निकाल देता है। उसने कई सारे नौकरों को इसी वजह से काम पर से निकाल दिया है। हो सकता है अब तुम्हें भी काम पर से निकाल दे।
मैंने राखी से कहा, राखी तुम कुछ करो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं है। राखी ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो यहाँ खुद एक नौकरानी हूँ। जैसे ही मुखिया वापस आया, मैंने मुखिया के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगते हुए कहा, साहब मुझे काम पर से मत निकालिए, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। मुखिया ने कहा, ठीक है, लेकिन अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है साहब, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। अगले दिन हवेली को अच्छी तरह से सजाया जा रहा था। राखी ने मुझसे कहा कि किचन में खाना बनाने में मेरी मदद कर दो, आज खाना ज़्यादा बनाना है। मैं किचन में राखी की मदद करने के लिए गई। मुखिया के दोनों बेटे विदेश से घर वापस आ रहे थे, इसीलिए हवेली को अच्छी तरह से सजाया जा रहा था। जैसे ही मुखिया के बेटे वापस आ गए तो मुखिया ने राखी से कहा कि खाना टेबल पर लगा दो। मैंने और राखी ने मिलकर खाना टेबल पर लगाया। खाना खाकर सब बहुत खुश हुए। मुखिया ने कहा, आज खाना किसने बनाया है? राखी ने कहा, मैंने और सुधा ने मिलकर बनाया है। खाना बहुत अच्छा बना है, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। तुम्हें आज जो भी मांगना है मांग लो। इससे पहले मैं कुछ बोलती, मुखिया की बेटी ने कहा, पापा मम्मी कैसी हैं? तब मुखिया ने कहा, बेटा क्या बताऊँ तुम्हारी माँ कैसी है, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। वो लोग वहाँ से जाने लगे। तब मैंने मुखिया को रोकते हुए कहा, साहब मुझे आपसे कुछ मांगना है, उम्मीद है आप मुझे मना नहीं करेंगे। मुखिया बोला, हाँ ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, आप मेरी झोली में मेरी बेटियों को डाल दीजिए। मुखिया बोले, कौन सी बेटियाँ? तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। इतने में मेरी बड़ी बेटी दौड़ते हुए नीचे आई और बोली, साहब मालकिन को होश आ गया है। मुखिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारी बेटियों से मिलवाता हूँ। हम सब मिलकर उसी कमरे में गए। जब मैं पिछली बार इस कमरे में आई थी तो कमरे का दरवाज़ा खोलने के बाद मुझे उस कमरे में कुछ भी नहीं मिला था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी, इसके अलावा वहाँ कुछ और नहीं दिखा था। लेकिन इस बार जैसे ही मुखिया ने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। मैंने थोड़ा घूंघट ऊपर उठाया और अपनी बेटियों को देखा। उनके पाँव पर जो छाले बने हुए थे वो भी बिल्कुल ठीक थे। मेरी बेटियाँ सोफे से उठकर मालकिन के बेड के इर्द गिर्द जमा हो गई थी। मुखिया ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहिबा क्या अब मेरी बीबी खतरे से बाहर हैं? डॉक्टर बोली, जी बिल्कुल, आपकी बीबी पूरी तरह से ठीक है। मुखिया बोला, ये सब इन बच्चियों की वजह से मुमकिन हो सका है, जो कि दिन रात उसके सर पर पहरा देती थी। जैसे ही मेरी बीबी को थोड़ा होश आया तो इन बच्ची ने फौरन से फ़ोन करके आपको बुलवा लिया। डॉक्टर बोली, अच्छा अब मुझे इजाज़त दें, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ जो कि टाइम से इनको देनी है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। राखी डॉक्टर का बैग उठाए उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए गई। जब मैंने अपना घूंघट उठाया तो मेरी बेटियाँ मुझे अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गईं। वो सब मुझसे लिपटकर रोने लगी तो मुखिया ने प्यार से उनके सर पे हाथ रखा और बोले, तुम इनसे पूछ सकती हो कि हमने इनके साथ क्या जुल्म किया है? बेटियां बोली, नहीं अम्मा, इन लोगों ने हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि हम जब से यहाँ आए हैं साहब हमें अपनी बेटियों की तरह ही हमसे प्यार करते हैं। मैं बोली, तो तुम लोगों के पाँव पर जो छाले बने हुए थे वह कैसे बने? तो मेरी बड़ी बेटी बोली, अम्मा हम दोनों किचन में खाना बनाने के लिए गए, तेल हमारे पाँव पर गिर गया। अम्मा आप सोच भी नहीं सकती कि हम यहाँ कितने खुश हैं। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पापा ने हमें मुखिया जी को बेचा। अगर किसी और को बेचते तो पता नहीं आज तेरी बेटियाँ कहाँ और किस हाल में होती। मैंने कहा, मगर तुम इस कमरे तक ही क्यों रहती हो? तो मेरी बेटियाँ बोली, मालकिन साहिबा कोमा में थी तो हम दोनों ने उनकी जिम्मेदारी ली, इसीलिए हम इस कमरे से सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलते थे। मालकिन ने मेरी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, आज तुम लोगों की बदौलत ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकती। मुखिया जी बोले, अगर तुम सबको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं इन लड़कियों को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू थे। मैं बार बार अपने भगवान का धन्यवाद कर रही थी। कुछ दिन बाद मेरी दोनों बेटियों की शादी मुखिया जी के दोनों बेटों के साथ कर दी गई। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।